2 दिन पहले जब पूरे मुल्क में बिजली का तरीही ब्रेक डाउन हुआ तो हमें ये कहानी सुना दी गई कि ये फ्रीक्वेंसी लो होने की वजह से है। लेकिन कल तवानाई के वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि इस ब्रेक डाउन के पीछे बैरूनी मुदाखलत है। साथ ही उन्होंने ये ऐलान भी किया कि हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि आया हमारा सिस्टम हैक हुआ था या फिर कोई दूसरा फॉल्ट था, और अगर हैक हो गया था तो कैसे हैक हुआ था। इसकी पूरी तहकीकात करके कौम के सामने रिपोर्ट रखी जाएगी। अब सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ ज़राए से पहले ही ये खबरें गर्दिश कर रही थीं कि ये ब्रेक डाउन हुआ है, ये टेक्निकल फ़ॉल्ट नहीं है, बल्कि ये इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से किया गया है और इस टेक्नोलॉजी का नाम है EMP, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन। अगर तो ये बात दुरुस्त है तो फिर आज से हम पाकिस्तानियों का हर दिन, हर रात, हर लम्हा खौफ व हरास में गुजरेगी। ट्रंप हुकूमत के दौरान अमरीकी CIA ने एक रिपोर्ट में ये बताया था कि चाइना ने अमरीका से पहले ही ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिसकी मदद से किसी भी मुल्क का बिजली का निज़ाम ज़मींबोस किया जा सकता है। उसके बाद जब भारत में मुंबई में काफ़ी लंबा तकरीबन 9 घंटे का ब्रेक डाउन हुआ, यानी ब्लैकआउट हुआ, तो चाइना ने उस पर कोई रद्द अमल ना दिया। हालांकि भारत की तरफ से और अमेरिका की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये किया धरा चाइना का है, यानी चाइना ने मुंबई में ब्लैकआउट किया है। लेकिन चाइना चूँकि इस तरह की खबरों पर कोई रद्द अमल नहीं देता, फिर अमेरिका ने इस वाक़या के 4 महीने बाद एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया कि मुंबई के इस ब्लैकआउट के पीछे चाइना का हाथ था और चाइनीज़ हैकर्स ने किस तरह सिस्टम को हैक करके ये ब्रेक डाउन किया था। अब अगर खुर्रम दस्तगीर ने इस खदशे का इजहार किया है कि ये बैरूनी मुदाखलत और हैकिंग का नतीजा हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। अभी तक ये टेक्नोलॉजी सिर्फ 3 ममालिक के पास है: चाइना, रशिया और अमेरिका। अब चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात इस तरह के हैं कि वहाँ से हमले का हमें कोई ख़तरा नहीं है। रूस के साथ भी हमारे ताल्लुकात ठीक ही हैं, इस तरह के नहीं है कि रूस हमारे ऊपर इस तरह का हमला करें। हालांकि इमरान खान के दौर में तो रूस के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे होने वाले थे, जो कि अभी नहीं हो सके। लेकिन उसके बावजूद रूस से हमारे ऐसे ताल्लुकात नहीं है कि रूस हमारे ऊपर इस तरह का हमला करे। तो फिर आ जाके सिर्फ एक ही मुल्क रह जाता है, यानी अमेरिका, जो इस तरह का काम कर सकता है। फिर ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या किसी ने पाकिस्तान का सिस्टम हैक करके चेक किया है कि क्या हम पाकिस्तान में ब्रेक डाउन करवा सकते हैं या नहीं। यानी ये जो ब्रेक डाउन हुआ है, क्या ये किसी ने टेस्ट किया है कि पाकिस्तान के सिस्टम के साथ ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि आज के बाद पाकिस्तानियों की नींद ही उड़ी रहेगी कि पता नहीं कब कोई दुश्मन अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से ब्लैकआउट करवा दे और हमारी साइबर सिक्योरिटी धरी की धरी रह जाए। इस तरह की कार्रवाई जो लोग एक दफ़ा कर सकते हैं, क्या वो पूरा महीना या पूरा हफ्ता ऐसा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। हालांकि 24 घंटे से ऊपर ये ब्रेक डाउन गया है कई इलाकों में, और फिर उसके बाद भी कई दफ़ा लाइट आती और जाती रही है। तो एक दिन का ब्रेक डाउन करने की बजाय अगर किसी ने पूरा हफ्ता या पूरा महीना ब्रेक डाउन कर दिया तो क्या होगा। सिर्फ एक दिन के ब्लैकआउट से कई खरब का नुकसान हुआ है, और एक ऐसे मुल्क को नुकसान हुआ है जो पहले ही दिवालियापन के किनारे पर खड़ा है। जिस मुल्क के 9,000 कंटेनर्स बंदरगाह पर खड़े हैं और LCs ओपन होनी बंद हो गई हैं, और उस मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इतने डॉलर्स ही नहीं हैं जितने डॉलर्स उन कंटेनर्स को क्लियर करवाने के लिए चाहिए। पूरा दिन फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ बंद होने से दिहाड़ीदार मज़दूर बेरोज़गार हो गए। हस्पतालों में बिजली बंद होने से मरीज़ तड़पते रहे, कई मरीज़ दम तोड़ गए। गाड़ियाँ सड़कों पर रुक गईं, यानी जो बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ थीं। लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन बंद हो गई और लोगों को एमरजेंसी ऑपरेशन करके ट्रेन से बाहर निकालना पड़ा। लोगों के जनरेटर्स पूरा दिन चल चल कर जवाब दे गए और UPS की बैटरीज़ ख़त्म हो गईं। मोबाइल्स की बैटरीज़ बंद हो गईं। इंटरनेट जवाब दे गया। मोबाइल टावर्स का बैकअप जनरेटर्स ख़त्म होना शुरू हो गए, और ये सारा कुछ हुआ सिर्फ 15 या 18 घंटे के ब्रेक डाउन की वजह से। तो आप फ़र्ज़ करें कि ये सब कुछ एक दिन की बजाय 15 दिन या एक हफ़्ते के लिए या महीने के लिए हो जाए तो क्या होगा। अब हुकूमत से ये सवाल तो बनता है कि जब आवाम अपनी सिक्योरिटी के लिए अपना पेट काट कर टैक्स देती है, हर चीज़ पर टैक्स है, तो फिर ये भी तो सिक्योरिटी का हिस्सा है। ना पुलिस हमारी सिक्योरिटी कर सकती है चोरों डाकुओं से, ना हमें अदालती निज़ाम, अदालती इंसाफ मिलता है, और ना ही किसी और महकमे में हमारा कोई काम होता है। अब आ जा के ये हैकिंग वाला मामला रह गया था और ये भी हमला हो गया। अब आज के दौर में जंगों की साख्त तब्दील हो चुकी है और रवायती जंगों की बजाय इस तरह के मामलात से जंगें लड़ी जा रही हैं। आजकल टैंक और तोप की लड़ाई पीछे रह गई है और इस तरह की टेक्नोलॉजी से जंगें लड़ी जाती हैं। जब कई दिन बिजली ना आए तो आपके सिक्योरिटी इदारों और दिफाई इदारों का बैकअप आखिर कितने दिन तक काम करेगा।
آپ کا نیوکلیئر والا ملک ہے اور آپ اپنے بجلی کے نظام کی حفاظت نہیں کر پا رہے۔ آپ کے وزیر اعظم ہاؤس تک میں ہونے والی جو باتیں ہوتی ہیں، اسٹیٹ سیکرٹس جو ڈسکس ہوتے ہیں، وہ تک لیک ہو جاتے ہیں۔ اب تحقیقات ہونے جا رہی ہیں، لیکن وہ رپورٹ کون سی ٹھیک بننی ہے، یا اگر ٹھیک بن بھی گئی تو کون سی یہ رپورٹ قوم سے پوری طرح شیئر کی جائے گی تاکہ اس کا حل کیا جا سکے۔ جیسا آج تک ہوتا رہا، کبھی کوئی رپورٹ اس قوم کے ساتھ پوری طرح سے شیئر نہیں کی گئی۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہمارے سیکیورٹی ادارے سیاستدانوں کی پرسنل لائف کی فلمیں بنانے میں مصروف ہیں اور اپنی مرضی کی حکومت آگے لانے کے لیے اور مخالف سیاستدانوں کو کھڈے لگانے کے لیے مصروف ہیں۔ خاص طور پہ سیکیورٹی ادارے بھی موجودہ حکومت سے مل کر عمران خان کو کھڈے لگانے میں مصروف ہیں تاکہ وہ حکومت میں نہ آ سکے۔ معروف مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا نے جو بات کی ہے وہ بالکل درست معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 550 ارب ڈالر ہیں اور ہمارے پاس 550 GB کی سیاستدانوں کی ذاتی فلمیں ہیں تاکہ ان کو بلیک میل کیا جا سکے۔